हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, क्योंकि आप विप्र हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो भगवान राम ही कह सकते हैं। और भगवान परशुराम ने भी फिर यही बात कही कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचाऊं मिटे मोर सत्य हूं। यह है भारत की मर्यादा। भगवान विष्णु का वह धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है। और उन्होंने यही कहा, हे राम, जो मैं देख रहा हूं ये धनुष लीजिए, इसका संधान कीजिए। और वो धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अगर उन्होंने राम और परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मनसाओं को व्यक्त करने के बजाय देश की खुशी के साथ ये लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ी होती। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का, वो देश की खुशी के साथ खुश नहीं हो सकते, क्योंकि देश की खुशी के साथ, राष्ट्र मंगल की खुशी के साथ वही लोग खुश हो सकते हैं जिनमें मर्यादा होती है, जिनमें धैर्य होता है। और लोकतंत्र में मर्यादा और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र बगैर लोक लाज के नहीं चलता। ये लोक लाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति उस समय के लिए झूठ का सहारा लेकर के समाज के चेहरे पर धूल तो झोंक सकता है, लेकिन विधाता से कभी बच नहीं सकता है, कभी नहीं बच सकता है। और ये गलती वे लोग कर रहे हैं जो 492 वर्षों की गलती के परिमार्जन के फलस्वरूप अयोध्या में जो अवसर आया है, उस अवसर पर भी जिन लोगों ने राजनीति करके और उस अवसर को धूमिल करने का प्रयास किया है, महोदय, उन लोगों को समाज जवाब देगा, समय के अनुरूप जवाब देगा, अवश्य जवाब देगा। महोदय, देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित लोग हुए हैं, व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, आस्था पर कहीं न कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं, और फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्योहार स्थगित करने पड़े। और इसको करना भी पड़ रहा है, लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करूंगा समाज का, उन सभी का। बड़े बड़े पर्व और त्योहार हम लोगों ने आह्वान किया। रामनवमी का पर्व अयोध्या में नहीं होगा, अपेक्षित थी कि 2 करोड़ की भीड़ आएगी, और देखा होगा सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लॉकडाउन होना, लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया। जनता कर्फ्यू में पूरा देश उमड़ पड़ा, एक साथ सब लोगों ने मिल करके उस अभियान का हिस्सा बनकर के कार्यक्रम किया। लॉकडाउन में जो समय से ले गए निर्णय के परिणाम स्वरूप देश को बचाने में मदद मिली। लेकिन उस सब के बावजूद इस वैश्विक महामारी, सदी की सबसे भीषण 19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है
और जिस रूप में कर रहे हैं, महोदय अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। अगर मैं आंकड़े आपके सामने पढ़ूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है महोदय आज के दिन पे 23 करोड़ 78 लाख और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पॉजिटिव केस हैं 1,72,000, सक्रिय केस हैं 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं, मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1,80,00,000। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख में यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%। और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे, और ये वे चेहरे हैं। और महोदय, आज के दिन पर देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर बड़े देशों के साथ अगर हम तुलना करें, मृत्यु दर है 3.2% और पॉजिटिविटी है 25.2%। ये बात महोदय, ये आंकड़े हैं दुनिया के भी और देश के भी। और इन आंकड़ों के बीच में हम लोगों को कार्य करना, यहां पे हम लोगों ने और पूरी टीम ने कार्य किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपने यहां के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स की और गरीबों के लिए राहत की घोषणा की। मंत्रिपरिषद जैसे बैठा, मंत्रिपरिषद की समिति वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के साथ ही, कमेटी की सिफारिश के साथ ही 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही सिफारिश भी लागू होती है और प्रदेश में 34 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, पल्लेदार, कुली, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य प्रारंभ किया। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन गरीबों के लिए इस प्रकार के कार्य की योजना को लागू किया और फिर पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। महोदय,
18 करोड़ लोगों को अप्रैल माह से लेकर के अब तक लगातार महीने में 2-2 बार खाद्यान्न देने का कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश पीडीएस की जो स्कीम है उसके अंतर्गत भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों की कोई भी समस्या को बाधित नहीं होने दिया। समय पे फसल की कटाई हो, हार्वेस्टर पहुंचे, रेपर पहुंचे, किसानों के यहां उनको कंबाइन मशीन उपलब्ध हो जाए, हमने परमिशन दी, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। 119 चीनी मिलें थी, सभी 119 चीनी मिलें इस दौरान चलाई गई। 2500 कोल्ड स्टोरेज थे, सभी कोल्ड स्टोरेज चलाए गए। और तो और उत्तर प्रदेश के सामने 25 को लॉकडाउन होता है मार्च को, 27 तारीख को दिल्ली से जबरन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, जिस प्रकार की स्थिति पैदा होती है दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 48 घंटे के अंदर सभी 3.5 से 4 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को भी और बिहार वासियों को भी सुरक्षित उनके गांव तक या क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश ने ही किया। महोदय, उत्तर प्रदेश ने उस दौरान हमारे प्रदेश के 12,500 छात्र कोटा राजस्थान में थे। यानी जब हम एक आपदा से लड़ रहे हैं तब लोग बस के नाम पर स्कूटर का नंबर हमें देकर के मजाक बना रहे थे लोगों के साथ में, और यही सच्चाई नहीं सुनना चाहते, इसीलिए भाग करके बाहर गए हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब ये सच्चाई सामने आएगी, एक्सपोज होंगे। न्यायालय में गए, न्यायालय ने भी इनको इस बारे में कहा कि जब प्रदेश सरकार लड़ रही थी, एक महामारी से लड़ रही थी, उस समय सहयोग करने की बजाय आप झूठे नंबर देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। 12,500 हमारे बच्चे, इस प्रदेश के बच्चे कोटा राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने उन सभी बच्चों को उसी दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को लगाकर के सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया, और वे सभी बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहे। एक भी इंफेक्शन इस मामले में भी नहीं आया। प्रयागराज में 15,000 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, कहीं कोई समस्या नहीं। उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से किया गया। जिन राज्यों ने हमसे मदद मांगी, मध्य प्रदेश ने मदद मांगी, हमने उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश वासियों को भेजा। बिहार की सरकार ने मांगा, हमने उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की बसेज से उनको भेजने का कार्य किया। उत्तराखंड ने मांगा, उत्तराखंड के लोगों को भेजा। हरियाणा ने मांगा, हरियाणा के लोगों को भी हमने उत्तर प्रदेश से सुरक्षित उनके राज्यों में भेजने और पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन उस क्राइसिस के दौरान भी जब राहत कार्य करना था, जब हमारे विधायक, हमारे सांसद राहत कार्य में लगे थे, तब भी विपक्ष वहां पे नकारात्मक राजनीति कर रही थी, और तब भी झूठे आंकड़े दे रही थी। बस के नाम पर स्कूटर का नंबर दे रही थी, कबाड़ गाड़ियों का नंबर दे रही थी, और अन्य मजाक बना करके जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही थी। अक्षम्य अपराध इन लोगों का ये भी था, और इसीलिए उन पर टिप्पणी करनी पड़ी थी माननीय न्यायालय को भी। महोदय, यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा। उसके बाद उसी दौरान हम सब ने देखा तबलीगी जमात के कारण किस प्रकार से इंफेक्शन फैला था। उत्तर प्रदेश ने उसको भी बहुत मजबूती के साथ रोका। जिन लोगों ने उत्पात मचाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत खराब होती है, मानते नहीं है, तो फिर जिस भाषा से मानते थे उस भाषा में मनवा करके और बहुत सख्त कार्रवाई की गई। सख्त कार्रवाई करने के बाद उस संक्रमण को रोकने का कार्य भी किया गया। उत्तर प्रदेश इसके बाद अपने उन नागरिकों की चिंता भी किया। 36 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूर अलग अलग राज्यों में काम करते थे। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, भारतीय रेल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से जो व्यापक कार्य योजना बनाई, वे सभी लोग सुरक्षित आए। कोई कल्पना कर सकता है जिस राज्य में 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर आई हो,
उस राज्य में संक्रमण किसी भी अन्य बड़े राज्य की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है। और यह कार्य इसलिए हुआ क्योंकि एक टीम काम कर रही थी, एक मशीनरी काम कर रही थी। मैं इस अवसर पर नमन करता हूं अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने सचमुच उत्तर प्रदेश का हेल्थ सेक्टर देश के और दुनिया के अन्य राज्यों की तुलना में या अन्य बड़े राज्यों में, विकसित राज्यों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में कमजोर माना जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद हेल्थ सेक्टर ने, मेडिकल एजुकेशन ने, हेल्थ ने, सभी ने और कोरोना वायरस ने, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वह सुरक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वह सफाई के कर्मी हों, चाहे वह बैंक से या समाज के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हों, खाद्य विभाग से जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे, अलग अलग विभाग से जुड़े हुए, सभी लोगों ने मिलकर के जो एक टीम वर्क का उदाहरण प्रस्तुत किया कि विपत्ति में हम काम करेंगे, और जो उदाहरण प्रस्तुत किया, आज उसका परिणाम कि हम लोग संक्रमण को हर हाल में कंटेन करने में सफल हुए। और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर जहां एक सुरक्षित स्थिति में है, वहीं महोदय आज के दिन पर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। अपनी सीमित क्षमता के बल पर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। हम लोग आज के दिन पर लगभग 45 लाख के आसपास टेस्ट उत्तर प्रदेश आज के दिन पे कर रहा है और सर्वाधिक टेस्ट है। ये कार्य 1,51,000 से अधिक बेड्स उत्तर प्रदेश राज्य में केवल कोविड के लिए बना दिए जाएं, वेंटिलेटर्स हर जनपद में उपलब्ध हो जाएं, एफएनएनसी की व्यवस्था हर एक जनपद में पहुंचा दी जाए। उत्तर प्रदेश की मशीनरी ने करके दिखाया और उस टीम वर्क के साथ कार्य करते हुए लगातार आज कार्य कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, बड़े निर्माण के कार्य हैं। मंत्री परिषद की रिपोर्ट आने के साथ ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तत्काल कार्य प्रारंभ हो गए, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और आज उसका परिणाम है। हम मानते हैं कोरोना कालखंड था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश अप्रैल, मई और जून में हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ा। लेकिन इकोनॉमी पे असर पड़ने के साथ हम लोग जुलाई में अगर विगत वर्ष की तुलना अगर करें तो केवल 3% राजस्व की कमी हमारी रह गई है। और मैं अनुमान करता हूं कि खन्ना जी की टीम उसको भी इस अगस्त महीने में पूरा करते हुए राजस्व की पूरी भरपाई कर देगी। और फिर जो माननीय जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं कि विकास के लिए और पैसा चाहिए, उसकी भी पूर्ति की जा सकेगी। इस दिशा में मैं उम्मीद करता हूं कि कार्य हम लोग अब जिस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ये कार्य अभूतपूर्व कार्य हो, हर एक ने कार्य किया। उधर प्रधानमंत्री जी पैकेज घोषित करते हैं 20 लाख करोड़ का, इधर एमएसएमई अगले दिन ही 2 लाख से अधिक यूनिट को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण कर देता है। उत्तर प्रदेश ने दिखाया कि हम काम करके दिखा सकते हैं, हर योजना का लाभ ले सकते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश को अगले 1 साल के अंदर 15,000 करोड़ रुपए अपने एमएसएमई यूनिट को लोन के रूप में देना था और हम लोग अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बांट चुके हैं। और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र जो कार्य आगे होने जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों को भी हम आगे करने जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक सेक्टर, हर एक ने अभूतपूर्व कार्य किया। पावर में बिजली, उस कालखंड में भी बिजली निरंतर मिलती रही लोगों को, कहीं कोई समस्या नहीं थी। और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार के, जिन्होंने रामायण और महाभारत के नाम पर एक बार फिर से लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। पूरे कई बार तो मैं देख रहा था, उस दौरान मैं देखता था कि रामायण इस समय भी अगली बार भी क्यों भाई बार बार कैसे आ रहा है। इन्हीं लोगों की डिमांड है, यह है भारत की भावना। अगर इस भावना को समझने का प्रयास किया होता विपक्ष ने, तो राम के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी ये लोग नहीं करते। लेकिन खैर, जो राम का हुआ उसके सारे काम अपने आप सिद्ध होते हुए चलते हैं। और ये तो भारत की परंपरा भी है, जिसने राम का नाम लिया वह सबके लिए पूज्य हो गया। बजरंगबली हनुमान हो या फिर महर्षि वाल्मीकि हो,
सबके लिए पूज्य हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए, हर देश हर काल परिस्थिति में हर प्रकार की मानवता के लिए पूज्य हो गए। लेकिन जिसने राम के साथ द्रोह किया, मारीच की तरह उसको दुर्गति को भी प्राप्त होना पड़ा है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और महोदय, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर एक मोर्चे पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और खासतौर पर अपने सभी माननीय विधायकगणों से भी अनुरोध करूंगा कि जो कार्य आप लोगों ने किया है, जिस तरीके से अभूतपूर्व मिसाल प्रस्तुत की है, खाद्यान्न वितरण की, राशन की, माइग्रेंट लेबर को लेकर के स्वयं की चिंता किए बगैर, उस दौरान में देखता था बहुत सारे विधायकगण जाते थे, उनके लिए शिविर लगाते थे, भोजन वितरण करते थे, लोगों को राहत देते थे, उनको सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते थे, एक एक गांव का विजिट करते थे। मुझे फोन करके बोलना पड़ता था कि भाई देखो, अपना स्वयं का बचाव पहले करिए, अपना बचाव करते हुए फिर हमें बचाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम को करते करते हमें अपने 2 मंत्री भी खोने पड़े। ये हमारे लिए एक त्रासदी है। लेकिन इस महामारी से लड़ते हुए भी उत्तर प्रदेश अगर 24 करोड़ लोगों के जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है, तो हमें इस विश्वास को और मजबूती से आगे बढ़ाना है। क्योंकि नवंबर तक अभी खाद्यान्न की योजना महीने में 2 बार जो देने की कार्रवाई चल रही है, इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। मैं अनुरोध करूंगा, आप में से जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई कस्बा है, कोई ना कोई नगर है। स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत अच्छी योजना आई है। इस स्ट्रीट वेंडर की योजना को अपने यहां लागू करने की तैयारी करिए। 10,000 का लोन हर स्ट्रीट वेंडर को अगर मिल जाता है, तो मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन करना, एक बड़े आयोजन के माध्यम से उन लोगों को लोन मेला लगा करके लोन उपलब्ध करवाना, और फिर डिजिटल पेमेंट के साथ आप उसको जोड़ देंगे, मुझे लगता है कि उसके जीवन में नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। एमएसएमई सेक्टर में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में, और आज जो विधेयक आपने यहां पारित किया है, इस विधेयक में एमएसएमई में लगने वाली यूनिट में 1000 दिनों तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आप आज अपना आवेदन करके काम अपना प्रारंभ कर दीजिए, 1000 दिनों में आप एनओसी लेते रहिए। और अगर आपने तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर दिया है और नहीं दिया, तो डीम्ड मान ली जाएगी कि आपको ले लिया, आपको दे दिया गया। इसके लिए फिर कोई अन्य प्रकार की उसकी आवश्यकता नहीं। ये एक बड़ा कार्य, और इस कार्य को करने की दिशा में हम लोगों को अभी से अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। खाद्यान्न, हर गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था। जो गरीब है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, बनाइए आप राशन कार्ड। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने तो यह भी व्यवस्था दे दी है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई राशन कार्ड धारक है, अगर वह किसी ऐसे राज्य में जिसने अपने यहां ई-पॉस मशीन लगाई है, वहां पर भी उसने लगाई है, तो उत्तर प्रदेश में अगर खाद्यान्न नहीं लेना चाहता, महाराष्ट्र में लेना चाहता, तो महाराष्ट्र में भी उसको मिल सकता है। या महाराष्ट्र वासी है, अगर उसको वहां खाद्यान्न उसने नहीं लिया है और वह अपने राशन कार्ड से वहां पे महाराष्ट्र में बने हुए राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में राशन लेना चाहता है, उसको उत्तर प्रदेश में सुविधा प्राप्त हो सकती है। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने, प्रधानमंत्री जी ने यह सुविधा दे दी है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था को लागू किया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद भी हमने इसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। यह सुविधा हम उत्तर प्रदेश को दे चुके हैं। एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ चल रहा है। मैं अपील करूंगा आपसे, पावर सेक्टर में बड़ा कार्य होने जा रहा है। 1.5 साल का समय भी आपके पास नहीं चुनाव के लिए। जितने मजरे हैं विद्युतीकरण के लिए, अपनी पूरी सूची बना करके सरकार को उपलब्ध करवाएं, विभाग को उपलब्ध करवाएं। 1 साल के अंदर प्रयास करें, एक अभियान चला करके सभी मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर पूरा करवा दे। सरकार पूरा पैसा इसके लिए उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने वाली है। सड़कों के लिए व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और सब आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में उतनी मजबूत न होने के बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तय समय सीमा के अंदर पूरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तय समय सीमा के अंदर पूरा होगी। डिफेंस
कॉरिडोर का काम तय समय सीमा के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम मेरठ से प्रयागराज तक, यह कार्य राज्य सरकार अपने स्तर पर औद्योगिक विकास विभाग इस कार्य को कर रही है। लेकिन साथ साथ हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि मेरठ को हरिद्वार तक जोड़ने और प्रयागराज को काशी तक जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे को कर देंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे पूरी इस मंशा को पूरा कर देगा कि हरिद्वार से लेकर के और हम लोग काशी तक इस गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का एक बड़ा कॉरिडोर दे देंगे और ये विकास का बहुत बड़ा गलियारा बनेगा। औद्योगिक विकास विभाग ने इन सभी एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं रखा है। इसमें हमारे जगह जगह क्लस्टर बनेंगे, औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे अलग अलग, कहीं एमएसएमई का बन जाएगा, कहीं फूड प्रोसेसिंग का बन जाएगा, कहीं पे टेक्सटाइल का बन जाएगा, कहीं पे किसी अन्य उसका बन जाएगा। अलग अलग हमारे पास पहले से मौजूद है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्य योजना बहुत प्रभावी योजना है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना बनेगी और इस योजना को जितना हम अपने अपने जनपद की एक एक योजना को लेकर के उसको प्रमोट करें। अभी एमएसएमई विभाग ने हर जनपद में फैसिलिटी सेंटर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की। अभिनव योजना है। उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसको डिजाइनिंग के साथ जोड़ना, व्यापक पैमाने पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह कार्य हमें व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए तय करना होगा। और इस दिशा से आज एक कार्य, इस व्यवस्था को तेजी के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश अपनी प्रमुख भूमिका के साथ सामने आएगा। आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश की इस भूमिका को स्वीकार करता है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की, यानी हर एक विभाग अपने अपने स्तर पर उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं तो फिर घूम फिर करके वह अपनी उन पुरानी आदतों के साथ फिर से जुड़ रहा है। क्योंकि जो आदतें बोलता जाता ना, आदत बुरी आदत जाती नहीं है, बुरी आदत जाती नहीं, अपनी वही विभाजनकारी संकीर्ण मानसिकता, और उस संकीर्ण मानसिकता के साथ जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य मुझे लगता है कि इतिहास कभी उन्हें माफ करेगा नहीं, कभी नहीं माफ करेगा। महोदय, यह कार्य कोविड-19 की दृष्टि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस मजबूती से लड़ रहा है, हम उसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान कोविड-19 के साथ साथ हम बाढ़ से भी जूझ रहे हैं। प्रदेश के अंदर 40 जिले हमारे बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। मुझे कुछ जिलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन मैंने देखा, मैं प्रतिदिन की रिपोर्ट लेता हूं और मैं देखता हूं हमारे जनप्रतिनिधिगण कोई नाव में बैठ करके, कोई स्टीमर में बैठ करके, कोई गरीबों के बीच में जाकर के खाद्यान्न दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस भी जनप्रतिनिधि ने खाद्यान्न के पैकेट गरीब तक पहुंचाए हैं, मुझे लगता है उस गरीब बेचारे के लिए हमेशा के लिए वो यादगार बनेगा। क्योंकि लगभग 50 किलो का पूरा खाद्यान्न का पैकेट है, एक व्यक्ति तो नहीं उठा सकता है। मुझे लगता है खन्ना जी जैसे लोग भले उठा लेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो नहीं उठा पाएगा। अब देखो, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई, दाल, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, केरोसिन, जिन जिलों में नहीं वहां भी आवंटन की तैयारी और युद्ध स्तर पर इस कार्य को। और मैं चाहूंगा कोविड-19 से भी लड़ना है, बाढ़ से भी लड़ना है, और साथ साथ हर प्रकार की आपदा से लड़ करके हमें विजयश्री को वर्ण करना है। और इस विषय में आपका आह्वान करूंगा, कहीं भी कोई कमी होती है आप उसके बारे में अवगत बताएं। हम उसमें पूरी तत्परता के साथ राहत के कार्यों को वहां पर करने के लिए हर जनपद को कोविड-19 के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हर जनपद को बाढ़ की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। किसी भी चीज की कमी कहीं नहीं होने दी जाएगी। और बाढ़ से भी बचाएंगे, इससे भी बचाएंगे, और साथ साथ अपराधियों से तो उत्तर प्रदेश को पहले ही बचाया जा चुका है और भी मजबूती के साथ बचाने का कार्य करेंगे। ये लोग कानून व्यवस्था की जो लोग बात कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे तो यही लोग थे। उत्तर प्रदेश में महोदय, अगर मैं 2016 की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो महोदय, डकैती के मामलों में 74.5% की कमी आई है।
अनुमान कर सकते हैं। लूट के मामले में 65.29% की कमी आई है। हत्या के मामले में 26.43% की कमी आई है। बलवा के मामले में 22.17% की कमी आई है। गृह वेदन में 12.69% की कमी आई है। रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 54.55% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 8.55% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 38.74% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर घटते हुए आंकड़े हैं। और मैं अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक क्राइम इन इंडिया, अगर इसके आंकड़े प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश 31वां स्थान है। यानी 30 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पर डकैती में उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। उत्तर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद ये स्थिति है। लूट में 20वां स्थान है। हत्या में 26वां, नगबजनी में 32वां, बलात्कार में 24वां, सील भंग में 14वां, पास्को अधिनियम में 23वां, महिला संबंधी अपराध में 15वां। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी 31वां स्थान का तात्पर्य 30 राज्य इससे ज्यादा अपराध इसमें पहले से हैं। ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की आंकड़े हैं। और अगर ये आंकड़े भी इन लोगों के उससे नहीं दिखता तो इसमें हम बहुत तो नहीं कह सकते। और महोदय, अन्य मामलों में भी अगर हम देखें, ट्रिपल तलाक, देश के अंदर सर्वाधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश ने की। 1434 एफआईआर हुई और 265 गिरफ्तार भी हुए। ट्रिपल तलाक के मामले का जिसने भी उल्लंघन किया और जबरदस्ती उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसमें कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अधिक कार्रवाई भी इस मामले में की। यानी महिला सुरक्षा के प्रति जो कार्रवाई प्रदेश ने अंदर प्रारंभ की, उस कार्रवाई को लेकर के भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा, मैंने आप सभी माननीय विधायकों से इस बारे में कहा भी कि अगर जो समय है, ये मान के चलिए 1 साल का ही समय आपके पास है, विद्युतीकरण का कार्य आप उन गांवों में करा दें जिन गांवों में आज तक कभी बिजली नहीं पहुंची। बहुत बड़ा कार्य होगा। और प्रस्ताव जितनी जल्दी बना करके भेज सकते हैं हमें बनाना चाहिए। दूसरा, जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय नहीं है, जमीन मौके पे जाके आरक्षित करवाइए, प्रस्ताव भिजवाइए, तत्काल ग्राम पंचायत का काम वहां के लिए तत्काल प्रारंभ करवाने की तैयारी करवाइए। गांव को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन हर गांव तक पहुंचे और ग्राम सचिवालय को हर एक गांव में आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है और वह कार्य है खासतौर पर जो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, जैसे इस समय ग्रामीण विकास और पंचायती राज की तरफ से एक कार्य बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में प्रारंभ होने जा रहा है। हर गांव की किसी पढ़ी लिखी महिला को आप इस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन, यानी बैंकों में आपने देखा होगा कि हम पेंशन की राशि भेजते थे, अगले दिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग भीड़ लगाते थे बैंकों में। अगर हम ग्राम सचिवालय में ही ये सुविधा दे दें कि लेन देन की सारी सुविधा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से गांव के अंदर होगी तो बैंक में भीड़ नहीं होगी, बैंक अपने अन्य कार्यों को संपन्न कर सकता है। और ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डेंट हम अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। हर गांव सचिवालय में 4 से 5 लोगों को रोजगार की नई संभावना विकसित हो सकती है। तत्परता के साथ चयन करना और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। सामुदायिक शौचालय का निर्माण मजबूती के साथ जिन ग्राम पंचायतों में नहीं, चयन करिए और ग्राम सचिवालय में, ग्राम सचिवालय के पास है जहां उपयुक्त समझे, एक सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन आरक्षित करना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना। उस शौचालय के निर्माण के माध्यम से स्वच्छता का, अभी स्वच्छता की रैंकिंग आई है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी रैंकिंग उसमें प्राप्त की है। देश के अंदर यह अभियान 2014 से चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2017 से इसको प्रारंभ किया
और परसों जो आंकड़े आए हैं, मैं नगर विकास को, वर्तमान नगर विकास मंत्री को और पूर्व नगर विकास मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि सर्वाधिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश नगर विकास को प्राप्त हुए हैं। और उसके माध्यम से हम लोगों ने ये साबित किया है कि जहां चाह वहां राह, ये भी साबित को उसमें करके दिखाया है। और महोदय, ये सारे आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग इन कार्यक्रमों को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें विपक्ष की उस कुत्सित मंशा को भी समझना पड़ेगा, जो अब हताश और निराश हो चुका है। बहस और वह किसी भी डिबेट का सामना नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दे नहीं। वह इसलिए हताशा निराशा में इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा, हर जगह इस प्रकार की चीजें अपनाएगा। उस षड्यंत्र से बचते हुए अगर हम लोग उनको उनकी वास्तविक स्थिति को का आभास करा सके और बता सके कि आपके द्वारा ये चीजें हो रही हैं और ये कार्य हो रहे हैं, हम अपनी उपलब्धियों को बोलने में संकोच न करें। मेरा ये मानना है, सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना काम किया है, पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई भी उतना काम नहीं किया होगा जितने 5 वर्ष के दौरान आप करके अपने अपने क्षेत्र में करके दिखा देंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए। और बाकी जो बचे होंगे, हमारे पास 1.5 वर्ष का समय है। इस 1.5 वर्ष के दौरान तो ये बहुत स्पीड के साथ बढ़ी। अभी तक स्पीड हमारी अगर 120 की थी तो अब यही चलेगी 250 की स्पीड चलने वाली है। और 250 की स्पीड में विपक्ष नहीं चल पाएगा, क्योंकि काम करने की जिसकी आदत नहीं होती है वो काम कर भी नहीं सकता है। उनकी आदत नहीं काम करने की, इसलिए उनकी उस गलत मंशा, वो विभाजनकारी मंशा से बचते हुए हम केवल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक नए और समृद्ध उत्तर प्रदेश को, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश की ओर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं देख रहा था, जब मैं सदन में घुसा, मुझे देख के आश्चर्य हुआ था कि विपक्ष के एक माननीय सदस्य अपने गले में तख्ती लटकाए हुए थे। तो मुझे मेरठ की घटना याद आ गई, जहां पे एक अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहा था और कह रहा था जान बख्शो, और जान बख्शो की बात कर रहा था, और जान बख्शो की बात कर रहा था। मुझे लगता है जनता इनको जब सबक सिखाएगी तो यही बताएगी, तब फिर इन लोगों को इसी प्रकार की तख्ती लेकर के घूमना पड़ेगा जनता से माफी मांगने के लिए। जनता के अदालत में ये लोग वहां पर जनता के सामने, इनके सामने जवाब देते हुए नहीं बनेगा। और किन किन लोगों के लिए, एक यानी आज तो सदन में खानों को बाहर करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। सपा एक खान के लिए, कांग्रेस दूसरे खान के लिए कि साहब इनको रिहाई करो, यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे जो समाज विरोधी भी हो और कहीं ना कहीं सुरक्षा को चुनौती देती हो, और उस सबके बावजूद गले में तख्ती लटका करके उन खानों का समर्थन हो रहा हो, तो महोदय ये क्या संकेत करता है? मुझे देख के तो अफसोस होता है कि कांग्रेस के एक नेता तो एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिसके लिए बाहर से भी थ्रेट आ रहे हैं, अगर छोड़ा नहीं गया तो ये कर लेंगे। हमने कहा ये नया उत्तर प्रदेश है, यहां मालूम है ना, कुछ करने के पहले दूसरे लोग की यात्रा करनी पड़ती है। भूल जाइए, यहां आकर के धमकी दोगे और थ्रेट करोगे सुरक्षा मशीनरी को, तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अगर दूसरे लोग की यात्रा करनी है तो इस प्रकार की थ्रेट दो। अरे थ्रेट हम सुनने वाले नहीं हैं। मुझे केवल आपसे यही अपील करनी है कि महोदय, आपने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कोरोना कालखंड में सदन को चलाने का यह हमारी संवैधानिक बाध्यता थी। मैं सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा कि मैं जानता हूं इनमें से बहुत सारे माननीय सदस्यों के परिवार के लोग उनको सदन में नहीं भेजना चाहते थे। मुझे लगता है कोई बिरला ही होगा, जिस खन्ना जी जैसे लोग होंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं होगा।
लेकिन ज्यादातर लोगों के परिवार से था कि इस समय सदन चलाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन सदन चलाया गया और सदन चलने के बाद आज हम सब यहां पर सदन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक अनेक विधायी कार्यों को भी करते हुए अच्छा कार्य हो सकता है, सदन इस बात को साबित करेगा। उत्तर प्रदेश इस बात की मिसाल देश के अंदर प्रस्तुत करेगा और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक पिछले 3 दिनों के अंदर चलाया है। तो अलग विषय है, 2 दिन हमें कॉन्डोलेंस में जाना पड़ा, हमारे सामने दुखद समाचार थे और आज शनिवार के दिन अवकाश के बावजूद सदन चल रहा है और मान्य सदस्यों की उपस्थिति, भारी मात्रा में उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था उतनी ही प्रगाढ़ है जितनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारी आस्था है। और इसलिए महोदय, मैं अपने विपक्ष के मित्रों से यही बात कहना चाहता हूं। मैं श्लोक और मंत्र तो बोल सकता हूं लेकिन शायर जानता नहीं, शायरी जानता नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। लेकिन महोदय, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद।